दोस्तों, यमन की एक रेगिस्तानी सड़क पर जब आर्म्ड व्हीकल्स आगे बढ़े तो ये सिर्फ एक शहर की वापसी नहीं थी, ये एक संकेत था कि यमन की जंग में अब सिर्फ हूतीस बनाम सऊदी नहीं रह गई है। यमन की जंग में अब दो नए प्लेयर आ गए हैं और आज की कहानी में वो जो प्लेस है वो हैड्रा माउंट है, जहां पर सऊदी और यूएई एक ही जो कोलिजन में रहते हैं, एक दूसरे के प्रॉक्सीज से लड़ रहे हैं। सवाल सीधा है दोस्तों कि क्या साउथ यमन टूटने की तरफ बढ़ रहा है और क्या हैड्रा माउंट इस टूट का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। चलिए जानने और समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से। देखिए, अभी आज की ये खबर आई है 5 जनवरी 2026 में, जिसमें बताया गया है कि सऊदी बैक्ड जो फोर्सेस थी उन्होंने यमन का जो ये हैड्रा माउंट जो साउथ में एरिया है उसको रिटेक कर लिया है। सऊदी बैक्ड फोर्सेस रीगेन कंट्रोल ऑफ यमन्स हैड्रा माउंट आफ्टर डेज ऑफ एयर स्ट्राइक। देखते हैं ये हैड्रा माउंट एक लोकेशन कहां पर है और यमन के देखिए दोस्तों ये दक्षिण में एरिया है और ये हाईली रिसोर्सेज रिच एरिया है और यहाँ पर अभी तक इन्फ्लुएंस जो था वो सऊदी बैक्ड जो यमन की जो शील्ड फोर्सेज हैं उनका था। अगर मैं आपको बताऊं उसकी पूरी कहानी तो आप 2014 से 15 के बीच में आपको पीछे जाना पड़ेगा, जब हुतीज़ एक ग्रुप है जो एक तरीके से कह सकते हैं जैदी सिया बाहुल एरिया है, जो ग्रुप है उसने क्या किया था कि यमन के नॉर्थ में यहाँ पे कैप्चर कर लिया था और यहाँ पे कैप्चर करने के बाद जो इसकी कैपिटल थी सना को वहाँ पे उसने कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद से ही सऊदी अरेबिया ने ये डिसाइड किया कि एक हम कोलिजन ग्रुप बनाएंगे और उस कोलिजन ग्रुप में उसने किसको रखा था, जिसको लीड कर रहा था सऊदी अरेबिया, साथ में था यूएई, बहरीन, यूएई देखिए ये यूएई था, बहरीन था और इजिप्ट था और साथ में सूडान भी था। और दोस्तों बैकएंड में यूएसए और यूके की इंटेलिजेंस और जो उसकी सिक्योरिटी और उसके जो आर्म्स प्रोवाइडर थे वो सारी चीज़ें थी। और ये 2014-15 से ही स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब सऊदी अरेबिया लेड एक फोर्स और यमन की जो हुतीस नॉर्थ में जो कैप्चर किया है इनके बीच टकराव हो रहा था। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब जो ये हैड्रा माउंट वाला एरिया है जिसको एक नया प्लेयर आता है जिसका नाम है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी ने। एसटीसी ने इसको क्या किया कि कैप्चर करने का प्रयास किया और इसको बैकएंड में सपोर्ट किया किसने, यूएई। अब लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई एक ऐसी फोर्स बनाई गई, कोलिजन बनाई गई कि जिसका काम यही था कि एक तरीके से यमन में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आए और एक इंडिपेंडेंट फोर्सेज आए और हुतीज़ को पूरी तरीके से हटा दिया। क्योंकि देखिए सऊदी अरबिया को हमेशा लगता है कि जो हुतीज़ हैं वो सिया बाहुल हैं और सिया बाहुल कंट्री कौन है, ईरान है। और सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहता है कि इस गल्फ कंट्री में उसके अलावा कोई दूसरा किंग बन सके और इसीलिए वो हुतीज़ को हटाने के लिए नॉर्थ में जो कि उसके एकदम नियरेस्ट बॉर्डर पर है उनको हटाने के लिए एक कोलिजन फोर्स बनाया था, जिसको लीड कर रहा था कौन, सऊदी अरेबिया कर रहा था। लेकिन अभी एक नया प्लेयर आ गया है, उसका नाम है एसटीसी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जिसका क्या डिमांड है, वो ये चाहता है कि जो हैड्रा माउंट या दक्षिण वाला जो एरिया है इसको पूरी तरीके से यमन से अलग कर दिया जाए और अलग करके वो खुद यहाँ राज करना चाहता है। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको यूएई कर रहा है। और यहीं से दोस्तों ट्विस्ट आता है इस कहानी का और इस खबर को समझने का और इसको बनाने का जो मेरा मकसद मेन था वो यही था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से पूरी कहानी हुई। इससे पहले बता दूं मेरा नाम विकास मिश्रा और मैं आपका अनअकैडमी के पाथफाइंडर चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो देखिए यमन में ईरान बैठ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हुतीज़ हैं जो ईरान बैक सपोर्ट करते हैं और जो साउथ और ईस्ट में है ये सऊदी लेड कोलिजन, जिसको मैंने आपको बताया कि ये सऊदी लेड कोलिजन कौन है, जिसमें 4-5 कंट्री बताएं, सऊदी, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, सारी कंट्रियां हैं। ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। बट यमन अभी नॉर्थ और साउथ का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया। आपको समझ में आना चाहिए कि जो हैड्रा माउंट है ये हाईली रिसोर्स रिच एरिया है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइब्स हैं, पोर्ट्स हैं, ऑयल्स हैं और गल्फ पावर जो चाहता है कि हर इंसान की यमन में किसकी सरकार रहे और किसका सपोर्ट रहे। तो ये जो पूरा जो चेस बोर्ड आप देख रहे हैं, इस चेस बोर्ड का जो मेन किंग है वो कौन है, वो हैड्रा माउंट है। क्यों है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हैड्रा माउंट सबसे पहली बात तो यमन का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है, रिच इन ऑयल, गैसेज है, मिनरल्स भी ज़्यादा रिच है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी 450 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, ये पूरी 450 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जो अरेबियन सी को कनेक्ट करती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे कहा जाता है कि हु एवर कंट्रोल्स हैड्रा माउंट कंट्रोल्स यमन फ्यूचर। जो हैड्रा माउंट को कंट्रोल करेगा वो यमन के फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। तो आइए देखते हैं क्या हुआ ये सारी चीज़ें और एसटीसी का इन्वॉल्वेशन कैसे हुआ और उसके बाद कैसी कहानी पलटी है। देखिए सबसे पहला समझिए एसटीसी, जब मैंने आपको बताया कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एक क्या है, ये यूएई बैक्ड एसटीसी ये है, जिसने अभी दिसंबर 2025 में क्या किया था कि 10,000 से ज़्यादा फाइटर्स को कहाँ पे मूव करा दिया था, हैड्रा माउंट की तरफ मूव करा दिया था। और वहाँ की जो गवर्नमेंट के कैंप्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं और जो प्रेजिडेंशियल एरिया था यमन का, उस जहाँ पे पूरी तरीके से इन्होंने कैप्चर कर लिया। और इनका एक ही मैसेज था, पूरी तरीके ओपनली ये बोल रहे थे कि वी आर क्लेमिंग साउथ यमन, मतलब ये पूरी तरीके से साउथ यमन को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, इस पूरे एरिया को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे थे और अपनी खुद की कंट्री बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको पता है फिर क्या हुआ कि सऊदी अरब को पता चला कि ये किस तरीके से, और उसको जब पता चला कि ये यूएई बैक्ड फोर्सेस जो सपोर्ट कर रही है, उसके बाद सऊदी अरब अपने एयरक्राफ्ट भेजे और अपने जो एयर स्ट्राइक की, फिर अपनी आर्मी को लाया। उसके बाद उन्होंने ये कल आज जाकर के ऐसा हुआ कि सऊदी अरबिया फाइनली रिटेक कर पाई है। लेकिन ये सब चीज़ें हुई क्यों,
और इसका मैसेज क्या था, तो कुछ ही हफ्ते में आपको पता चलेगा कि सऊदी बैड फोर्स जब यहाँ पे पीछे हटने पर मजबूर हो गई थी, और ये जो पूरी एसटीसी थी, ये जो सऊदी अरबिया की जो सपोर्टेड फोर्सेस थी वो पीछे किया, और साउथ यमन को अलग राज्य, एक सपना नहीं प्लान लगने लग गया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों, उससे पहले अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, और साथ ही आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं और अगर आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे तो डेडिकेटेड जो हमारे काउंसलर्स हैं वो आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं कि सऊदी अरबिया का जवाब क्या रहा और उसने किस तरीके से वहाँ पर कंट्रोल किया। देखिए सबसे पहली बात तो ऐसा हुआ कि सऊदी अरबिया के लिए हैड्रामाउट सिर्फ एक प्रांत है, जैसे मैंने बताया ये यमन का बैकबोन है, और जवाब इसलिए आसमान से आया जब सऊदी के जो जेट्स हैं वो मुकाला और आसपास के जो एसटीसी के पोजीशन है, जैसे मुकाला को मैं दिखा देता हूँ, ये एरिया जो है ये वाला एरिया, इस एरिया को पहले कैप्चर किया उन्होंने। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूएई से आ रही कुछ हथियार के शिपमेंट्स थे, उसको भी सऊदी अरेबिया ने निशाना बनाया था। और एसटीसी के लिए सबसे बड़ा झटका तब रहा जब उसके 80 से ज़्यादा जो अलगाववादी फाइटर्स वो मारे गए, और फिर ग्राउंड पर उतरी है सऊदी बैक्ड नेशनल शील्ड फोर्सेस, जो इसका बारे में मैंने आपको बताया, ये वही नेशनल शील्ड फोर्सेस है जिसका सपोर्ट सऊदी करता है और सऊदी कोलिजन जो पूरा ग्रुप है वो करता है। बट समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर वो उस कोलिजन ग्रुप में यूएई भी है तो यूएई कैसे बैकडोर में जा करके एसटीसी का सपोर्ट कर रहा है, आखिर वो चाहता क्या है। देखिए वो सारी चीज़ समझते हैं। उससे पहले देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुकाला की वापसी कैसे हुई। देखिए रविवार की सुबह माने कि कल किस मुकाला की सड़कों पर सऊदी बैड आर्म व्हीकल्स दिखाई दिए। रेसिडेंट्स बाहर निकल के तालियां बजा रहे थे क्योंकि सऊदी की जब आर्मी जब आई है तो वहाँ के लोगों को सपोर्ट किया। और रियान एयरपोर्ट, सैन कैंप से लेकर सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गई, और एसटीसी ने सियून और अल कतन जैसे अपने कैंप खाली करने पड़े, मतलब उसको पीछे जाना पड़ा यहाँ से, क्योंकि वो पूरा कैप्चर कर लिया था, यहाँ तक पूरा उसने कैप्चर कर लिया था एक तरीके से। और यमन के जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल प्रमुख जिसको बोलते हैं रशद अल अलमीनी ने इसे कहा कि ये रिकॉर्ड सक्सेस है और हैड्रामाउट एक बार फिर सऊदी बैक्ड सरकार के हाथ में आ गई। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें तो आपको दिख रही हैं न्यूज़ में कि ये चलो ठीक है भाई, एसटीसी ने कैप्चर किया, फिर सऊदी अरेबिया की आर्मी आई और उसके फिर एयरफोर्स ने ऊपर से अटैक किया, उसके बाद उनकी जो फोर्सेज हैं वो बैक हो गई और फिर से वहाँ पर रिटेक कर लिया गया, कवर कर लिया गया। लेकिन बात मुद्दा भी यहाँ पर ये हो रहा है कि यूएई ने एसटीसी को बैकएंड में सपोर्ट क्यों किया जब एक कोलिजन, एक आर्मी फोर्स का ग्रुप बना हुआ था जिसको लीड कर रहा था सऊदी अरेबिया। तो ऐसा क्या हैड्रामाउट में ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ यूएई को दिख गई कि उसको लगा कि सऊदी अरेबिया उसका अकेले फ़ायदा उठाएगा। तो आइए असली कहानी समझते हैं। सबसे पहले देखिए आप ये जानते होंगे कि यमन कॉसेस रिफ्ट इन यूएई एंड सऊदी टाइज, और आपको पता है ये सऊदी के प्रमुख हैं और ये यूएई के प्रमुख हैं, और ये एक कोलिजन आर्मी के ग्रुप पार्टनर भी हैं। और देखिए किस तरीके से ये प्रॉक्सी वॉर में एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे हैं। अगर देखिए दोनों सऊदी यूएई एक ही कोलिजन में है तो ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये क्वेश्चन सबके मन में आ रहा है। क्योंकि देखिए यमन में दो एजेंडेज हैं। क्या है आप समझिए, सऊदी अरेबिया क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि वो एक यूनिफाइड यमन चाहता है, इसलिए बार बार वो शील्ड फोर्सेस की बात करता है, एक यूनाइटेड गवर्नमेंट की बात करता है, और इसलिए वो हमेशा कहता है कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट वहाँ बने। बट यहाँ पे दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब यूएई चाहता है कि वो साउथ यमन को अलग करना चाहता है। किससे? यमन से अलग करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है पोर्ट्स पे, बेसिस पर और मैरीटाइम पर, और वो अपना प्रभाव बनाना चाहता है। और यही वो वजह रही जिसके कारण यूएई ने एसटीसी को सपोर्ट किया कि तुम लड़ाई करो, तुम आगे बढ़ो, बैकएंड में मैं तुम्हें आर्मी से लेकर के, तुमको हम मनी से लेकर के, तुमको इंटेलिजेंस से लेकर ये सारी चीज़ तुमको हम प्रोवाइड कराएंगे। और यहीं से दोस्तों ट्विस्ट आता है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो यमन है अब सऊदी वर्सेस यूएई का प्रॉक्सीज का बैटलफील्ड बन चुका है। जो एक टाइम पर खाली यमन सऊदी वर्सेस हुतीस था, और अब हो गया है वो यमन सऊदी वर्सेस यूएई का प्रॉक्सी बैटलफील्ड हो चुका है। देखिए साउथ यमन का जो भविष्य है अगर उसको देखा जाए, और इस पर अगर आप सोच रहे होंगे इससे हम क्यों बता रहे हैं, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता है कि ये अरेबियन सी है, अगर यहाँ पे कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा तो इंडिया के जितने भी ट्रेड शिप जितनी होती हैं जो मूवमेंट करती हैं वो ये बाबल मंदिर होकर जाती हैं, उन सब में डिस्टर्बेंस होगा। और इसी कारण ये है कि अगर एसटीसी की हॉट शॉर्ट टर्म है दोस्तों, अगर ऐसा कुछ भी यहाँ डिस्टर्बेंस होता है तो इंडिया की एनर्जी से लेकर के सारी चीज़ों पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सवाल ये आता है कि साउथ यमन आखिरकार अलग क्यों होना चाहता है। देखिए सऊदी शायद एसटीसी को पूरी तरीके से क्रश नहीं करेगा। आप भी जानते होंगे कि किस तरीके से यमन में सऊदी अरेबिया जिसने एसटीसी को पीछे तो ढकेल दिया है, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी एसटीसी खत्म नहीं हुआ है, आप समझिए। और इधर हुतीस क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा हुतीस क्या कर रहे हैं, जो रेड सी है ये, और इधर जो बाब अल मंदेब है, इसमें आए दिन वो क्या करते हैं, शिपिंग लेन्स पर दबाव बनाए रहते हैं। अब इंडिया के लिए तीन मेजर सेक्टर हैं जो आपको पता होगा कि गल्फ एनर्जी, गल्फ की जो पूरी एनर्जी सेक्टर जहाँ पे इंडिया को सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इंडिया का जो डायस्पोरा है, और इंडिया का जो रेड सी और अरेबियन सी रूट्स है, ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब होगा। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो इंडिया के लिए ये तीन सेक्टर सबसे ज़्यादा हार्मफुल होंगे। इसलिए हैड्रामाउट की इनस्टेबिलिटी अगर कहा जाए तो ये इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी तक असर डाल सकती है। इसलिए दोस्तों मैं आखिर में कहूँगा कि हैड्रामाउट की जो ये लड़ाई है सिर्फ एक शहर की वापसी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि यमन
की यूनिटी फ्रेजाइल हो चुकी है, और सऊदी यूएई जो राइवलरी खुलकर अब सामने आ गई है कि हाँ, यूएई ने बैकएंड में एसटीसी को सपोर्ट किया है और सऊदी ये चीज़ सामने देख रहा है, और मिडिल ईस्ट की दोस्तों हर एक चिंगारी इंडियन ओशन तक लपेट भेज सकती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये साउथ यमन अलग होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।